गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको जो नए हमारे वीडियोज आते हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। हम बीए फाइनल जो पॉल साइंस की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें आज हम जीन जैक्स रूसो प्रीवियस वीडियो में हमने रूसो के बारे में पढ़ा था कि रूसो की जो प्रारंभिक अवस्था किस प्रकार थी, किस प्रकार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आज हम रूसो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जन्म 1700 रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है ये। रूसो ने अपने जो बुक कौन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वतर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु वो सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये बात किसने कही, रूसो ने। किसमें, अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक या समानता की, इक्वलिटी की जो सबसे पहले बात करने वाला था तो वो कौन था, रूसो था। रचनाएं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखी थी, 1762 में। सामाजिक अनुबंध, और इसे इमाइल या एमिल भी कह सकते हैं, इमाइल या एमिल, ये कब लिखी थी, 1762 में। ये शिक्षा पे लिखी गई थी। पूछ ले कि रूसो ने शिक्षा से संबंधित उसने कौन सी रचना लिखी, या रूसो का शिक्षा से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो कौन सा है, एमिल या इमाइल। अब रूसो का सामाजिक समझौता है, हमने पहले हॉब्स का पढ़ा था। तो हॉब्स सिर्फ एक समझौते की बात करता है, सिर्फ एक ही समझौता हुआ जिससे राज्य का निर्माण हुआ। लोग दो समझौतों की बात करता है, पहले किसका हुआ, नागरिक समाज का निर्माण हुआ, और उसके बाद में किसका हुआ, सरकार का हुआ। अब आज हम रूसो क्या कहता है इसके अध्ययन करेंगे। रूसो है लोग, हॉब्स और लोग के समान रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक जो समझौता है, अपना सामाजिक जो समझौता है इसका, सामाजिक जो समझौता है इसका रूसो ने अपना जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या अपनी रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखी थी, 1762। इसमें इसने क्या किया है, विस्तृत विवेचन किया। तो पूछ ले क्वेश्चन की, रूसो ने अपने सामाजिक जो समझौता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस ग्रंथ में किया था, किसमें किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखा था, 1762 में, या सामाजिक अनुबंध। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन उन दो निबंधों के आधार पर किया जा सकता है। हमने कल पढ़ा था डिजान जो एक एकेडमी थी, कहाँ की, फ्रांस की, और हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं। रूसो है उसने प्रारंभिक शिक्षा नहीं की थी, परंतु जब 1749 में 37 वर्ष की आयु में डिजान ये एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था, और इसमें रूसो ने क्या किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इस निबंध प्रतियोगिता के बाद में ही रूसो है इसकी प्रतिभा का पता चला था। इस निबंध का विषय था, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। और ये इस प्रतियोगिता में 1749 में इसने क्या जीता था, सर्वोत्तम या प्रथम पुरस्कार जीता था। तो सामाजिक जो समझौता है तो जो डिजान की अकादमी में लिखे थे, और यहाँ पर उनकी विचारधारा है हॉब्स और लोग दोनों से भिन्न है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हॉब्स और लोग दोनों से ही इनकी विचारधारा क्या है, रूसो की भिन्न है। हॉब्स है मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है। हमने हॉब्स का अध्ययन पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि मानव स्वभाव क्या है, क्रूर है, हिंसक है, मनुष्य स्वार्थी है, इस प्रकार की बातें की थी। तो हमने परंतु रूसो क्या मानता है, रूसो मानता है कि मानव स्वभाव यदि क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती। अगर रूसो कहता है कि अगर जिस प्रकार से हॉब्स मानव जाति को क्रूर मानता है, हिंसक मानता है, स्वार्थी मानता है, अगर वैसा मनुष्य होता तो मनुष्य 2 पीढ़ियों से ज़्यादा नहीं चल सकता। और कोई व्यक्ति है अपने मान लो परिवार के सदस्य की मृत्यु पर कभी रोता नहीं, तो ये कहता है कि 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधुओं की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए था। दूसरी ओर लोक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण, और लोक ने मानव स्वभाव को क्या माना, सद्गुणों से पूर्ण तथा नैतिक माना। लोक ने क्या माना, मानव स्वभाव को सद्गुणों से पूर्ण तथा नैतिक माना। तो यहाँ पर भी लोग, ये रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन बुद्धि द्वारा चालित नहीं होकर किससे होता था, भावनाओं द्वारा। जबकि हमने
लोक को पढ़ा था, लोग ने किसकी बात की थी? बुद्धिवादी या अनुभववादी विचारक भी कहते हैं लोग को। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक समय में जीवन किससे चलता था? भावनाओं से चलता था। कौन कहता है? रूसो कहता है। तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, और ये भाव मुख्यतः दो थे। और ये कहता है कि ये भाव जो ये भावनाएं थी, ये भाव दो थे, दो भाव थे। कितने भाव थे? दो। कौन से? पहला था आत्मरक्षा तथा सुख। पहला ये मानता है आत्मरक्षा तथा सुख। रूसो मानता है कि प्रथम जो भाव था वो था आत्मरक्षा तथा सुख, सुख की प्रवृत्ति। प्रथम भाव था वह आत्म रक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति, और दूसरा था दया। दूसरा क्या था? दूसरा था दया। तो जो भावनाओं की बात करता है रूसो, और भावनाएं थी दो, एक तो आत्म रक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि मेरी रक्षा होनी चाहिए खुद की, और सुख की मेरे को प्राप्ति होनी चाहिए। और दूसरा उसमें क्या भाव था? क्या भावना थी? दया थी। और अपनी इसी धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदिम जो मनुष्य था, आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, कि आदिम जो मनुष्य था उसका स्वभाव पशु तुल्य। इसको इसने नाम दिया था नोबल सेवेज, भद्र पशु, या आदर्श बर्बर भी कह सकते हैं हम इसे, आदर्श बर्बर। तो रूसो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव लगभग क्या था? पशु तुल्य, निष्पाप, पशु तुल्य, निष्पाप वह स्वाभाविक रूप से क्या था? निर्दोष था। स्वाभाविक रूप से क्या था? निर्दोष था। रूसो कहता है कि आदि मनुष्य, इसका स्वभाव लगभग पशु तुल्य, पशु के समान, निष्पाप, पाप नहीं करने वाला, और स्वाभाविक रूप से क्या था? निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी मानता था। रूसो कहता है कि मनुष्य क्या था? नैतिकता के विचारों से रहित, नैतिकता के विचार उसमें नहीं थे, नैतिकता के विचारों से रहित। रूसो मानता है कि जो आदि मनुष्य है वो क्या था? नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। सहज भावना से काम करता था, सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। क्या था? बुद्धिहीन प्राणी था। तो रूसो कहता है कि वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था, उसमें बुद्धि नहीं थी, और उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। आदिम जो मनुष्य था वो क्या था? आदर्श बर्बर। कहने का मतलब नोबल सेवेज या भद्र पशु भी इसे कह सकते हैं। कि आदि मनुष्य को तो रूसो ने क्या माना है? पशु तुल्य माना है। नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर माना है कि मनुष्य क्या है? नैतिकता रहित है, नैतिकता उसमें नहीं है। सहज भावना से काम करने वाला मनुष्य क्या है? बुद्धिहीन प्राणी है। ऐसा कौन मानता है? रूसो मानता है। तो जो होब्स, जिसने सिर्फ क्या कहा था? होब्स ने कहा था कि मनुष्य सिर्फ क्या था? हिंसक है, स्वार्थी है, इस प्रकार का प्राणी है। तो लोक ने क्या कहा था? कि मनुष्य सहयोगशील है, आपस में सहायता करता है। तो दोनों के इसने कहा कि मनुष्य ये अपने जो इसमें ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना ग्रंथ है, सामाजिक अनुबंध, इसमें 1762 में ये विस्तृत लिखा था, और इसमें इसने मनुष्य को भावना प्रधान बताया था कि मनुष्य में दो भावनाएं होती है, एक तो आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति, दूसरी दया। और ये बताता है कि मनुष्य जो आदि मानव था, जो आदि मनुष्य था वो क्या था? पशु तुल्य था, और इसलिए उसने उसको क्या नाम दिया? नोबल सेवेज। ध्यान रखना, रूसो ने मनुष्य को, आदि मानव को क्या नाम दिया? नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर या पशु तुल्य। और इसने कहा कि वो मनुष्य क्या था? पशु तुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था, उसमें नैतिकता रहित तथा सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। ये बात कौन कहता है? रूसो कहता है। अब रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है, उसने जो मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था है, इसका किस प्रकार से चित्रण किया है? रूसो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो
होब्स के सदस्य सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी। न तो भाई क्या करता था, होब्स ने क्या कहा था कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या था, दुश्मन था, इसलिए राज्य की स्थापना की थी। तो न तो होब्स के सदस्य थी और न ही रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो होब्स के सदस्य सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और न ही लोक की शांति और सदिच्छा की अवस्था थी। न तो होब्स के समान की मनुष्य आपस में क्या करता रहता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी। और न ही आपस में क्या था, लोक की भांति ये कहता है कि शांति और सदिच्छा की, लोक कहता है कि शांति और सदिच्छा मनुष्य होता है, तो ऐसी थी, दोनों की नहीं थी। न तो लोक की भांति थी और न ही किसकी भांति थी, न ही होब्स की भांति थी। ये ऐसी दशा थी जिससे व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन, और ये रूसो कहता है कि इस अवस्था में व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करता था, व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करता था। और इसीलिए इसने जो आदि मानव है या जो मनुष्य है, इसको क्या नाम दिया था, नोबल सेवेज, आदर्श बर्बर या पशु तुल्य नाम दिया था। कि न तो मनुष्य वो होब्स की भांति मानता है कि होब्स ने कहा था कि मनुष्य क्या है, स्वार्थी है, वो हिंसक था, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू था, और नई लोक की भांति क्या है, शांति और सदिच्छा की थी। इन दोनों को छोड़कर मनुष्य को क्या मानता है, तो उसको कहता है कि व्यक्ति है वो पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करता था, पशु जैसा मनुष्य जीवन बिताता था, न उसमें समुदाय में रहने की इच्छा थी। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी मनुष्य की, जो वर्तमान अवस्था है, इससे काफ़ी अच्छी थी मनुष्य की जो वर्तमान अवस्था है। इसलिए तो उसने जो डिजाइन अपनी एकेडमी थी जो 1759 में उसने वो जो निबंध लिखा था, उसमें उसने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि इस विज्ञान और कला ने मनुष्य की क्या छीन ली, सुख शांति और छीन ली है, इसलिए मनुष्य को प्रकृति की ओर से लौटना चाहिए। तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। रूसो कहता है कि वास्तव में एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। रूसो के अनुसार आदिम जो मनुष्य है वो एकाकी जंगली जीवन व्यतीत करता था। रूसो के अनुसार आदिम जो मनुष्य है वो एकांकी था। क्या था? आदिम जो मनुष्य था, ये नोबल सेवेज जिसको नाम दिया है, वो एकांकी और जंगली जीवन है वो व्यतीत करता था, जंगली जीवन। तो दोनों ही विचारों को, होब्स के और लोक के विचारों को इसने नकार दिया। और रूसो कहता है कि आदि मनुष्य वो एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी। आदिम मनुष्य क्या था? एकाकी था, जंगली था, इसलिए उसकी इच्छाएं भी क्या थी? बहुत सीमित थी, बहुत कम इच्छाएं थी उसकी, मनुष्य की। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी और वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। वो पूर्णतया स्वतंत्र, सुखी व संतुष्ट था। वह पूर्णतया स्वतंत्र, सुखी और संतुष्ट था, क्योंकि उसका जीवन क्या था? एकांकी और जंगली था। उसकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, इसलिए वो स्वतंत्र, सुखी और क्या था? संतुष्ट था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और बड़े छोटे का कोई, प्रत्येक मनुष्य वो क्या थे? दूसरे के समान था, अन्य मनुष्य के समान था, और उसमें छोटे बड़े का किसी प्रकार का क्या नहीं था? भेदभाव नहीं था। मनुष्यों में आपस में छोटे बड़े का किसी प्रकार का क्या नहीं था? भेदभाव नहीं था। पशु के समान उसका आदिम जो जीवन था। मनुष्य में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। पशु की भांति न तो उसका कोई निश्चित घर था और न कोई चिंता। पशु जंगली पशु था तो पशु की भांति उसका जीवन था, न तो उसका क्या कोई घर था, न कोई उसका निश्चित क्या था? ठिकाना था, और न उसकी कोई चिंता थी। प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। पर वो क्या थी? उत्कृष्ट, जो ये नोबल सेवेज है, आदर्श बर्बर या भद्र पशु की अवस्था थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में क्या थी? आवश्यकताएं सीमित थी और उसका जीवन क्या था? एकदम बिल्कुल आनंदपूर्ण था। तो उत्कृष्ट जंगली नोबल सेवेज था। उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण न थे, उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण न थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रही। तो इसलिए रूसो कहता है कि आदिम जो ये नोबल सेवेज की अवस्था थी, ये क्या थी? आदर्श अवस्था थी मनुष्य की, पर यह अधिक समय तक नहीं रही। ये अधिक समय तक नहीं रही, अधिक समय तक, क्योंकि कालांतर में मानव जाति में वृद्धि होने लग गई थी और इसके कारण ही लोगों के रहन सहन है इसके स्तर में वो उत्पन्न हो गया था, और इसके कारण प्राकृतिक समानता वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी।
और मनुष्य है वो प्राकृतिक अवस्था की सुख जो शांति है उसको नष्ट करने लगा, और इससे क्या हो गया, उसने व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसको धारण करने लग गया, और इसके कारण उसकी जो प्राकृतिक संपदा वो क्या, प्राकृतिक जो स्थिति थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो आज हमने जो रुस्व है इसकी प्राकृतिक अवस्था है इसके बारे में हमने अध्ययन किया, और प्राकृतिक अवस्था है इसका नष्ट होने का कारण क्या था कि क्योंकि समय बीतने के बाद में मानव जाति इसकी संख्या में वृद्धि होने लगी, और जलवायु की भिन्नता के कारण भी विभिन्न जो स्थानों पर लोग रहते थे उनमें भी आपस में अंतर उत्पन्न हो गए, और प्राकृतिक समानता क्या हो गई, समाप्त हो गई, और प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति है वो नष्ट करने का कार्य, प्राकृतिक जो सुख शांति थी उसको नष्ट करने का कार्य किसने किया था, संपत्ति ने किया था। क्योंकि संपत्ति नामक जो ये धारणा है, संपत्ति, क्योंकि मानव मस्तिष्क में अब मोह ने जन्म ले लिया, और इसके कारण ही उसने जो संपत्ति है कि ये संपत्ति मेरी है, और इसी के कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी रूसो ने बताया वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इससे आगे हम हमारी जो आगे की क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।